हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पाठ्यकला पर। दोस्तों, यूजीसी नेट जेआरएफ या सीयूईटी के लिए यदि आप प्रिपेयर कर रहे हों तो अभी बेस्ट समय है कि आप एमसीक्यूज़ की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। ठीक है, और इसलिए आज के इस सेशन में हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका मतलब है लोक प्रशासन से संबंधित 30 प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम्स में, और ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। चूँकि आपने पढ़ लिया होगा तो अभी बेस्ट समय है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक्स लगाएं और एग्जाम्स के पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चंस को देखें। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले 2 वीडियोस लोक प्रशासन से संबंधित हमारे यूट्यूब चैनल पे पब्लिश्ड है, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो ये हमारा आज का तीसरा लोक प्रशासन से संबंधित तीसरा सेशन होगा। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, ये मेरे बारे में आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आज का जो है वो यहाँ पे देखिए, इसमें है एल्टन मेयो द्वारा किए गए हाथॉर्न प्रयोग का सार निम्नलिखित में से किनमें है। ठीक है, तो सबसे पहली बात आप नोट डाउन कीजिए कि एल्टन मेयो ने क्या दिया, हाथॉर्न प्रयोग किया। ठीक है, उसके बाद ये बताना है कि इसका सार किनमें है। ग्रेट इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट, आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स, ह्यूमन एटीट्यूड एंड सेंटिमेंट्स, बैंक वायरिंग एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, तो बताइए हाथॉर्न प्रयोग से संबंधित क्या क्या चीज़ें हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, 1, 3 और 4, 1, 3 एंड 4, 2 नहीं होगा। आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स किनसे संबंधित है, आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स मैक्स वेबर शायद हैं, इनसे संबंधित है। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, मैक्स वेबर या एफडब्ल्यू टेलर होगा, सॉरी, एक सेकेंड। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि एफडब्ल्यू टेलर के बारे में कि कौन सी रचनाएं उनकी है। ठीक है, तो उसमें हम लोगों ने देखा था, तो ये हो जाएगा एफडब्ल्यू टेलर की रचना। ठीक है, एफडब्ल्यू टेलर। बाकी ये और ये, ठीक है, ये तीनों हाथॉर्न प्रयोग से संबंधित है जो एल्टन मायो के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, एक सेकेंड। ये स्टेटमेंट बेस्ड है, इसको पढ़िए। द्वंद्व कोई युद्ध नहीं है, बल्कि यह केवल अंतर का दिखाई पड़ता है। मतांतर हितों का अंतर न केवल मालिक और कर्मचारी के बीच, बल्कि प्रबंधकों के बीच भी, निदेशकों के बीच भी, या जहां कहीं अंतर दिखाई पड़ते हैं। यह किसका कथन है, चेस्टर बर्नार्ड, डगलस मैकग्रेगर, मैरी पी फॉलेट या रेंसिस लिकर्ट। ठीक है, तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, मैरी पी फॉलेट। ठीक है, यानी मैरी पार्कर फॉलेट। ठीक है, तो प्रशासनिक सिद्धांत के क्षेत्र में यह पहली महिला इनको माना जाता है। ठीक है, और इन्होंने ही ये स्टेटमेंट दिया। इनकी एक रचना है जिसका नाम आप लिख लीजिए, उसको बोलते हैं क्रिएटिव एक्सपीरियंस। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिए क्रिएटिव एक्सपीरियंस। ठीक है, यह उनकी रचना है, इंग्लिश में लिखें तो क्रिएटिव एक्सपीरियंस। ठीक है, तो यह मैरी पार्कर फॉलेट की रचना है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ये देखिए, एक सेकेंड यहाँ पे। ठीक है, सूची है, हमें सम्मिलित करना है, मिलाना है। तो डिसीजन मेकिंग है, इकोलॉजिकल अप्रोच है, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है। ठीक है, और इधर फ्रेडरिक्स है, एडवर्ड वेडनर, हर्बर्ट सिमोन और मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस। तो मिलाइए क्या सही होगा। तो यहाँ पे मिलाते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखिए डिसीजन मेकिंग किनसे संबंधित है, हर्बर्ट सिमोन से। ठीक है, और फिर यहाँ पे देखिए इकोलॉजिकल अप्रोच फ्रेडरिक्स से संबंधित है, इसको आप लोग जानते होंगे। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किनसे संबंधित है, तो मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस। ठीक है, उसके बाद डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एडवर्ड वेडनर। तो चारों को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, चारों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, किसी ना किसी रूप में एग्जाम्स में आपको निश्चित ही पूछा जाएगा। ठीक है, तो चारों को नोट डाउन कर लीजिए। और मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस पहला कब हुआ था, याद है आप लोगों को, 1968 में। ठीक है, और शायद हर एक 20 साल में होता था, तो दूसरा शायद
1988 में हुआ था। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। और तीसरा शायद 2008 में। इस प्रकार से मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस 20-20 साल के अंतराल में हुआ था, तो एक बार देख लीजिएगा। बाकी पहला 1968 में हुआ था। ठीक है, बढ़ें आगे। देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पुस्तकों को उनके प्रकाशन के वर्ष अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो बताना है, जैसे यहाँ पे है बुक के नाम हैं और बताना है। जैसे यहाँ पे ड्रोर, ये है पैनिकल, पब्लिक पॉलिसी मेकिंग, री एग्जामिन्ड, डाई थॉमस आर, अंडरस्टैंडिंग पब्लिक पॉलिसी, भट्टाचार्य मोहित, न्यू हॉराइजन्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एंडरसन जेम्स ई, पब्लिक पॉलिसी मेकिंग। ठीक है, एक्चुअली इसमें क्या है कि ये बुक के नाम है। ठीक है, पब्लिक पॉलिसी मेकिंग, री एग्जामिन्ड, अंडरस्टैंडिंग पब्लिक पॉलिसी, ये सब किताबें हैं। न्यू हॉराइजन्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक पॉलिसी मेकिंग, और ये सब जो है वो नाम है। ठीक है, ये नाम है। थोड़ा टाइटल पहले लिखा गया, वो एक स्टाइल होता है ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा रिसर्च मेथोडोलॉजी में, एपीए और एमएलए स्टाइल, उस हिसाब से यहाँ पे नाम लिखा गया है, पहले टाइटल। ठीक है, जेम्स ई एंडरसन। ठीक है, तो ये नाम हो गया और ये बुक्स हो गए, आपको मैच करना है। तो बताइए इसमें से कौन सा सही जवाब, इसको व्यवस्थित करना है तो क्या सही जवाब हो जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग देखिए, अंडरस्टैंडिंग पब्लिक पॉलिसी जो है बुक, ठीक है, यह बुक पब्लिश हुई थी 1972 में, 1972 में। ठीक है, और जेम्स ई एंडरसन की जो बुक है पब्लिक पॉलिसी मेकिंग, यह बुक पब्लिश हुई थी 1975 में। ठीक, और एक बुक और है जो पब्लिक पॉलिसी मेकिंग री एग्जामिन्ड है, वह कब पब्लिश हुई थी, ये वाली 1983 में। ठीक, और न्यू हॉराइजन्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यह बुक पब्लिश हुई थी 2016 में। ठीक है, तो मैच कर लीजिए। सबसे पहला कौन आता है, अंडरस्टैंडिंग पब्लिक पॉलिसी, बी, तो बी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। उसके बाद आता है डी, ठीक है, उसके बाद बी डी, उसके बाद आना चाहिए ए। तो यहाँ एक्चुअली हाँ, इस क्वेश्चन को ना कैंसिल किया गया था। ठीक है, तो इसमें उचित ऑप्शन नहीं है, तो गलत तरीके से लिखा गया है, क्योंकि बी आएगा, फिर आपका आएगा डी, फिर आएगा ए और सी, इस प्रकार से कोई ऑप्शन नहीं है। तो खैर आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, किसने कहा है कि लोक प्रशासन राजनीतिक रूप से निर्धारित लक्ष्यों की निष्पत्ति है। ठीक है, कॉर्सन और हैरिस, डिमॉक और डिमॉक, एल डी वाइट और वुड्रो विल्सन। तो बताइए किनके द्वारा यह कहा गया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, वुड्रो विल्सन। ठीक है, तो वुड्रो विल्सन ने ये कहा, इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, तुलनात्मक लोक प्रशासन का जनक किसे कहा जाता है। ठीक है, तुलनात्मक लोक प्रशासन, चेस्टर बर्नार्ड, एडवर्ड विडनर, फेरल हेडी, फ्रेड रिग्स। तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रेडरिक रिग्स। ठीक है, इन्हीं को माना जाता है कि वो तुलनात्मक लोक प्रशासन के फादर के रूप में। ठीक है, और इस चीज़ को याद रखिएगा। और एक कहा जाता है कि 1960 से 70 तक, ठीक है, 1960 से 70 के दशक तक एक ग्रुप था जिसका नाम था कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में कैग बोलते थे, CAG। ठीक है, तो इसके वो अध्यक्ष थे 1960 से लेकर 70 तक। ठीक है, तो एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है। खैर इसको याद रखिएगा कि तुलनात्मक लोक प्रशासन के जनक किनको कहा जाता है, फ्रेड रिग्स को। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे देखिए, मानव संबंध सिद्धांत, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो मानव संबंध सिद्धांत से संबंधित प्रश्न है, बताइए कौन सा सही नहीं है। अनौपचारिक तत्व समग्र संगठनात्मक उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह नहीं करते। संगठन में व्यक्तिगत मूल्यों की बजाय सामाजिक मूल्य होते हैं। संगठन को सामाजिक पद्धति के रूप में देखा जाना चाहिए। श्रमिक संपूर्ण मानवगत लक्षणों से संपन्न मानवीय प्रणाली है। तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा।
ऑप्शन ए। ठीक है, तो ये कथन सही नहीं है। ठीक है, तो इसको याद रखना है आप लोगों को। बाकी तीनों हैं, आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं या देख लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए, मानव संबंध सिद्धांत से संबंधित। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे देखिए, री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट 1992 में एक बुक लिखी गई। ठीक है, री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट किनके द्वारा लिखा गया? गार्डन टू लॉक, ठीक है, ऑसबर्न और गेबलर, पिफनर और प्रेस्थस, रॉबर्ट डेनहार्ट। तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, ऑसबर्न और गेबलर के द्वारा यह बुक लिखा गया। ठीक है, टेड गेबलर पूरा नाम है और डेविड ऑसबॉर्न। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और उन्होंने, जैसे इस बुक में इन्होंने क्या बताया है कि नवलोक प्रबंधन के कितने उद्देश्य हैं, तो जनरली उन्होंने बताए हैं 10 उद्देश्य। किससे संबंधित? नवलोक प्रबंधन। ठीक है, तो इस बुक में उन्होंने नवलोक प्रबंधन से संबंधित 10 उद्देश्य बताए हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मैरी पी फॉलेट के उन्नत विचार हैं? ठीक है, तो उनके विचार बताना है, मैरी पी फॉलेट के विचार। ठीक है, प्रकार्यात्मक फॉर्मेनी, रचनात्मक द्वंद्व, स्वीकृति क्षेत्र, या फिर एकीकरण इंटीग्रेशन। ठीक है, तो विकल्प दिया गया, बताइए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। ठीक है, केवल बी और डी, रचनात्मक द्वंद्व और एकीकरण इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये मैरी पी फॉलेट के विचार हैं। ठीक है, और उनका ये भी कहना था कि व्यक्तिगत मतभेदों के कारण जो संगठन है उसमें विरोधी विचार आते हैं। ठीक है, और विरोध को बेकार एवं नुकसानदायक नहीं बल्कि एक सामान्य प्रक्रिया समझा जाना चाहिए। ठीक है, और उसे रचनात्मक ढंग से हल किया जाना चाहिए। ठीक है, और उसको विरोध के समाधान के उन्होंने बहुत सारे तरीके भी बताए। ठीक है, जिसमें आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। तो जो विरोध की बात होती है, ठीक है, तो विरोध के समाधान के लिए 3 उन्होंने मेनली बताए। एक सेकेंड, विरोध के समाधान से संबंधित उन्होंने 3 उपाय बताए। ठीक है, पहला क्या है? उन्होंने बताया प्रभुत्व। आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, और नहीं तो लिख लीजिए, प्रभुत्व। दूसरा समझौता। ठीक है, और तीसरा उन्होंने जो बताया वो कहा उन्होंने एकीकरण। ठीक है, तो अधिक किसी प्रकार से विरोध होता है किसी भी संगठन में, तो उसका समाधान करने के 3 उपाय हैं। प्रभुत्व, ठीक है, यानी एक पक्ष की दूसरे पक्ष पर जीत। समझौता मतलब दोनों पक्ष जो हैं वो अपनी मांगों का कुछ हिस्सा छोड़ देंगे, यानी एक तरीके से बैलेंस करने की कोशिश। और एकीकरण, ठीक है, यानी नया समाधान की एक खोज करेंगे जो दोनों पक्षों की ज़रूरत पूरी करेगा। तो ये चीज़ याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। देखिए, रेंसिस लिकर्ट ने संगठन के स्तर तथा नियंत्रण के स्वरूप के आधार पर प्रबंधन के पद्धतियों की पहचान की है। उन्हें दक्षता के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो रेंसिस लिकर्ट से संबंधित यह प्रश्न है। हितकारी सत्तावादी, विमर्शकारी नेतृत्व, सहभागी या शोषणकारी सत्तावादी। ठीक है, तो इसको आरोही क्रम में हमें व्यवस्थित करना है। तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, पहले आएगा डी, फिर आएगा ए, फिर आएगा बी, फिर आएगा सी। ठीक है, तो अंत में सहभागी आएगा। ठीक है, और इन चारों पद्धतियों का जब मूल्यांकन कर लिया लिकर्ट ने, तो उन्होंने निष्कर्ष बताया कि अलग अलग व्यक्ति अलग अलग व्यवस्थाओं में सामंजस्य स्थापित करते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। देखिए, बजट एक दस्तावेज है जिसमें सार्वजनिक राजस्व और व्यय की प्रारंभिक स्वीकृत योजना होती है। यह परिभाषा किसने दी है? ठीक है, लेरॉय ब्यूलिको, रेमो स्टोहम, रॉबर्ट वॉलपोल या विलोगबी। ठीक है, तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पे रेमो स्टोहम ने यह परिभाषा दी है। ठीक है, तो वो इसके बारे में जानना चाहें तो ये ब्रिटिश के फाइनेंस मिनिस्टर थे। ठीक है, तो जब इंग्लैंड में वो फाइनेंस मिनिस्टर थे और 1773 में वो थे। ठीक है, तो खैर इस स्टेटमेंट को देने वाले रेमो स्टोहम थे।
ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। कभी कभी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं ना, तो इसलिए याद रखिएगा। किस वर्ष उपभोक्ता संरक्षण नियम पारित किया गया? ठीक है, तो बताइए उपभोक्ता संरक्षण नियम, जिसको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी बोलते हैं, ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब पारित किया गया? 1986, 1992, 2001, 1981। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 1986, 1986 में सबसे पहली बार उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। ठीक है, और फिर उसके बाद इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट हुए, 2019 में हुआ, ठीक है, फिर अभी हाल फिलहाल में हुआ 2022 या 23 में। ठीक, तो याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। किसने कहा कि युद्ध काल का लोक प्रशासन शांति काल के लोक प्रशासन से भिन्न होता है? ठीक है, लूथर गुलिक, मैक्स वेबर, एफ.डब्ल्यू. रिग्स, मैरी फॉलेट। तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा गुलिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इन्होंने ही यह स्टेटमेंट दिया, इस चीज़ को आपको याद रखना है। और उन्होंने एक बुक लिखा था, उसका नाम आप लोग लिख लीजिए, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफ्लेक्शन, एक सेकेंड, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफ्लेक्शन फ्रॉम वर्ल्ड वॉर 2। ठीक है, और इसी बुक में उन्होंने यह स्टेटमेंट दिया। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लिए आप लोग। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, दी एसेज ऑन ब्यूरोक्रेसी किसने लिखी? ठीक है, लूथर गुलिक, मैक्स वेबर, एफ.डब्ल्यू. रिग्स, मैरी फॉलेट। बताइए दी एसेज ऑन ब्यूरोक्रेसी किसने लिखी? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी, मैक्स वेबर। ठीक है, तो दी एसेज ऑन ब्यूरोक्रेसी किसके द्वारा लिखी गई? तो 1911 में यह बुक लिखी गई थी मैक्स वेबर के द्वारा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और फिर जो मैक्स वेबर के द्वारा कुछ बुक्स लिखे गए, उनको आप नोट डाउन करना चाहें तो लिख लीजिए, मैं लिख दे रहा हूँ। जनरल इकोनॉमिक हिस्ट्री, ठीक है, जनरल इकोनॉमिक हिस्ट्री, यह बुक लिखा गया। और दूसरा है द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। ठीक है, तो ये बुक भी 1905 में लिखा गया, और जनरल इकोनॉमिक हिस्ट्री 1923 में। ठीक है, तो ये मैक्स वेबर के द्वारा लिखा गया, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ये आप लोग नोट डाउन कर लिए। अगला प्रश्न देखिए, किसने कहा कि अच्छा प्रशासन तथा लोकतंत्र साथ साथ चलते हैं? लूथर गुलिक, मैक्स वेबर, एफ.डब्ल्यू. रिग्स या मैरी फॉलेट। तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? किन्होंने ये कहा? ऑप्शन नंबर ए, लूथर गुलिक का यह स्टेटमेंट था, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, और आप लोग जानते होंगे कि एक पोस्टकॉप अवधारणा है ना, इसका फुल फॉर्म भी हम लोगों ने पहले देखा था। तो पोस्टकॉप अवधारणा लूथर गुलिक और उर्विक ने दिया था। ठीक है, तो इसको भी आप लोगों को पता होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। देखिए, नोट्स ऑन थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यह एक बुक है, किनके द्वारा लिखा गया? नोट्स ऑन थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लूथर गुलिक, मैक्स वेबर, एफ.डब्ल्यू. रिग्स, मैरी फॉलेट। तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लूथर गुलिक। ठीक है, तो ये बुक लिखा गया 1937 में लूथर गुलिक के द्वारा, इसको नोट डाउन कर लीजिए। और इसी में पोस्टकॉप के बारे में जनरली बताया गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। हेनरी फेयोल ने किसका समर्थन नहीं किया? ठीक है, हेनरी फेयोल से संबंधित है, किनका समर्थन नहीं किया? तकनीकी कौशल, मानवीय कौशल, अवधारणात्मक कौशल या आदर्शवाद कौशल। ठीक है, आदर्शवादी कौशल। तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी,
आदर्शवादी कौशल के बारे में वो नहीं बताते हैं या उनका समर्थन नहीं करते हैं। तकनीकी कौशल, अवधारणात्मक कौशल और मानवीय कौशल को वो समर्थन देते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। और एक चीज़ आप लोगों को पता होगा कि हेनरी फेयोल ने एक संगठन की जितनी भी गतिविधियां हैं उनको 6 भागों में उन्होंने बांटा। ठीक है, और उन्होंने प्रशासन के तत्वों को किस प्रकार से लिखा था, तो POCCC। ठीक है, इस प्रकार से उन्होंने बताया कि प्रशासन के तत्व कौन कौन से हैं, जिसका मतलब क्या होता है, प्लानिंग। ठीक है, O फॉर क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग। C फॉर एक तरीके से कंट्रोल। ठीक है, फिर कोऑर्डिनेशन, और एक तरीके से C फॉर, आप लोग देख लीजिएगा, तो ये मैंने शायद पहले बताया हुआ है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो ये हेनरी फेयोल के द्वारा ये दिया गया। ठीक है, और एक चीज़ याद रखिएगा कि हेनरी फेयोल को क्या कहा जाता है, संगठन के शास्त्रीय सिद्धांत। लिख लीजिए, संगठन के शास्त्रीय सिद्धांत का प्रतिपादक माना जाता है। ठीक है, तो पूछा जा सकता है इसका। ठीक है, डायरेक्ट पूछा जा सकता है, संगठन के शास्त्रीय सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो याद रखिएगा कौन है, हेनरी फेयोल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, आदर्शवादी कौशल का समर्थन नहीं करते हैं। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, आधुनिक राज्य में लोक प्रशासन के बढ़ते महत्व के लिए कौन से कारक उत्तरदायी हैं। ठीक है, कल्याणकारी राज्य का उदय, वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति, जनसंख्या में तेजी बढ़ोतरी, या आर्थिक नियोजन। ठीक है, तो बताइए इस प्रश्न का क्या जवाब हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, चारों ऑप्शंस यहाँ पे सही हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, ई गवर्नेंस से संबंधित है। ई गवर्नेंस का अर्थ क्या होता है ये बताना है। कभी कभी हम लोगों को लगता है कि ये तो बहुत बेसिक प्रश्न है, लेकिन हम लोग गलत कर जाते हैं। तो देखिए, सरकार किसी भी समय कहीं भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से सेवाओं व सूचनाओं का वितरण, कागज रहित कार्यालय, या पारदर्शिता पूर्ण तथा पारदर्शी सरकारी कार्य। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सही, सभी सही हैं। ठीक है, ऑप्शन डी। ठीक है, तो ई गवर्नेंस का ये चारों अर्थ हुए हैं, आप लोग लिख लीजिए। अगला प्रश्न, नौकरशाही शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया, मैक्स वेबर, हर्बर्ट ए साइमन, हेनरी फेयोल, या विंसेंट डी गोर्नो। ठीक है, तो बताइए क्या हो जाएगा सही जवाब इसका। देखिए, नौकरशाही से संबंधित हम लोग जनरली सोचते हैं कि मैक्स वेबर ही सही होंगे। ठीक है, लेकिन इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, विंसेंट डी गोर्नो। ठीक है, गोर्ने लिखा हुआ है। तो नौकरशाही शब्द का सबसे पहला प्रयोग 1746 में, ठीक है, इन्होंने विंसेंट डी गोर्ने ने किया। ठीक है, और उन्होंने ही एक स्टेटमेंट दिया था जो मैंने पिछले सेशन में बताया था कि फ्रांस में हमारी एक बीमारी है जो हमें तबाह कर रही है, और यह बीमारी ब्यूरोमनिया कहलाती है। ठीक है, ब्यूरोमेनिया। ठीक है, तो इसका याद रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और देख सकते हैं, हर्बर्ट साइमन का किससे संबंधित है वो, तो नियम निर्माण से संबंधित, निर्णय निर्माण। ठीक है, निर्णय निर्माण, हर्बर्ट साइमन निर्णय निर्माण से संबंधित है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जवाब ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन, हूवर आयोग, ठीक है, यहाँ पे देखिए, ने निम्न में से किस पर आधारित संगठन के निर्माण की सिफारिश की थी। ठीक है, तो हूवर आयोग से संबंधित बताइए क्या हो जाएगा, प्रयोजन, प्रक्रिया, व्यक्ति या स्थान। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए, प्रयोजन से है। ठीक है, तो हूवर आयोग ने प्रयोजन पर आधारित संगठन के निर्माण की सिफारिश की थी, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। और हूवर आयोग यूएसए अमेरिका से संबंधित है, हम लोगों के यहाँ से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, नेतृत्व के गुणमूलक दृष्टिकोण के प्रणेता हैं। ठीक है, ये थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा आप लोगों को, यहाँ पे नेतृत्व के गुणमूलक दृष्टिकोण के प्रणेता हैं R.M. स्टोगडिल, चेस्टर बर्नार्ड, कुंज तथा और डोनेल फिडलर। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, चेस्टर बर्नार्ड। ठीक है, तो इन्होंने ही बताया था, चेस्टर बर्नार्ड
और एक उनके साथ थे, नाम लिखना चाहें तो लिख लीजिए। इसका नाम है आडवे टीड, आडवे टीड। ठीक है, तो नेतृत्व के गुणमूलक दृष्टिकोण के प्रणेता चेस्टर बर्नार्ड और आडवे टीड को माना जाता है। ठीक है, और इस विचारधारा के अनुसार क्या है कि जो सफल नेताओं में कुछ विशिष्ट व्यक्तिगत गुण होते हैं, ठीक है, तथा जिन नेताओं में ये विशिष्ट गुण होते हैं वे नेतृत्व के उच्च शिखर को प्राप्त कर लेते हैं। जैसे मोदी जी कह सकते हैं हम लोग इंडिया में। ठीक है, तो याद रखिएगा। और उनका इस दृष्टिकोण का मानना ये भी था, नेतृत्व के गुणमूलक दृष्टिकोण का मानना ये था कि नेता जन्म लेते हैं, बनाए नहीं जाते। ठीक है, यानी कोई भी नेता जन्म लेते हैं, वो बनाए नहीं जा सकते। मतलब बाद में कोई सोचेगा कि नहीं हमको नेता बनना है, क्या बन जाएंगे, तो नहीं। खैर, इसके अपने क्रिटिसिज्म है, बट अभी तक ये याद रखिएगा। ठीक है, चेस्टर बर्नार्ड और आडवे टीड। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा उत्तम शासन का सार है? ठीक है, विधि का शासन और नियमित चुनाव और नौकरशाही की कमी, विधि का शासन और वैश्वीकरण, पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन। तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन। ठीक है, इसका मतलब है कि शासन में जो गोपनीयता है उसको दूर किया जाए और पारदर्शिता आनी चाहिए। ठीक है, और तथा शासन द्वारा संचालित सभी कार्य एवं निर्णय आम जनता के समक्ष प्रस्तुत होना चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ शासन को आम लोगों के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। और इसी को सुशासन के रूप में हम लोग भी जानते हैं, गुड गवर्नेंस। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, लोक निगम प्रकार का प्रशासन क्या प्राप्त करने की चेष्टा करता है? ठीक है, कारोबारी दक्षता, नौकरशाही की लोकतांत्रिक वैधता, प्रशासन में लोगों की सहभागिता, सार्वजनिक जवाबदेहिता का कारोबारी दक्षता के साथ मिश्रण। तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सार्वजनिक जवाबदेहिता का कारोबारी दक्षता के साथ मिश्रण। ठीक है, तो ये लोक निगम प्रकार के प्रशासन का उद्देश्य है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, और लोक निगम में निगम का अर्थ क्या होता है? निरंतर चलने वाला व्यापारिक संगठन है। ठीक है, और लोक का मतलब जनता से है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा भारत सरकार में सहायक अभिकरण का उदाहरण है? नीति आयोग, प्रधानमंत्री कार्यालय, केंद्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग, मंत्रिमंडल सचिवालय। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, केंद्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग। ठीक है, तो याद रखिएगा। और सहायक अभिकरण कौन होते हैं? वे अभिकरण जो जनता की नहीं बल्कि शूद्र अभिकरणों की सेवा करते हैं। ठीक है, ये वो कार्य करते हैं जो सभी विभागों से संबंधित होते हैं। ठीक है, तो जितने भी विभाग हैं उनसे संबंधित वो कार्य करते हैं। ठीक, और इसको बस याद रखना है हम लोगों को। अगला प्रश्न देखते हैं, जिले में कानून व्यवस्था कायम करने के लिए जिला पुलिस पर सामान्य नियंत्रण किसका होता है? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, जिले के संसद का सदस्य या कोई नहीं? तो बताइए क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जिला अधिकारी या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, वो जिले में कानून व्यवस्था कायम करने के लिए जिम्मेवार हैं या नियंत्रक होता है, उनका नियंत्रण होता है। ठीक है, और इसको याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, सत्ता के सहमति मॉडल की रचना की किन्होंने? मेयो, विलियम जी स्कॉट, हर्बर्ट साइमन या बर्नार्ड? तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, चेस्टर बर्नार्ड के द्वारा सहमति मॉडल की रचना की गई सत्ता से संबंधित। ठीक है, और बर्नार्ड ने क्या कहा कि यदि किसी व्यक्ति को दिया गया आदेश उसके द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है तो यह उसके ऊपर सत्ता का होना प्रमाणित करता है और वह व्यक्ति कार्य करने के लिए बाध्य होता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा उन्होंने जो कहा। अगला प्रश्न, लोक निगम का उत्तरदायित्व होता है। ठीक है, तो क्या उत्तरदायित्व होता है? नौकरशाही के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति या संसद के प्रति? तो लोक निगम का उत्तरदायित्व किसके प्रति होता है?
तो ऑप्शन डी संसद के प्रति। ठीक है, तो सार्वजनिक निगम या लोक निगम का आशय कैसा निगम है, जिसकी स्थापना संसद द्वारा विशेष अधिनियम के द्वारा की जाती है। ठीक है, और वही अधिनियम उसके अधिकारों, दायित्वों और कार्य क्षेत्र की सीमाओं का निर्धारण करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा संसद के प्रति ये लोक निगम उत्तरदायित्व होते हैं। अगला प्रश्न, किसका कथन है निर्णयन विभिन्न विकल्पों के चुनाव की एक सरलतम विधि है। ठीक है, तो बताइए यह स्टेटमेंट किनका है, टेरी, ठीक है, मैकफार्लैंड, हर्बर्ट साइमन या R.A. क्लियंस। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, रे ए क्लियंस। ठीक है, तो इस प्रश्न का जवाब ये है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नांकित में से किसने लोक चयन सिद्धांत के आधार पर नौकरशाही का अध्ययन किया। ठीक है, ऑप्शन है रॉल्फ मिलीबैंड, विलियम निस्कानेन, एरिक मस्किन, बी गाय पीटर्स। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी विलियम निस्कानेन। ठीक है, तो इन्होंने ही लोक चयन सिद्धांत के आधार पर नौकरशाही का अध्ययन किया। ठीक है, और इन्होंने स्वयं के हित की अवधारणा पर अपना ध्यान केंद्रित किया है एवं लोकहित, लोक चेतना व लोक सेवा की अवधारणा पर संज्ञान नहीं लिया है। ठीक है, और उनका जो मुख्य सुझाव था वो सरकार एवं नौकरशाही में कमी एवं लचीली व्यवस्था से संबंधित था। ठीक है, तो इसका याद रखिएगा इस चीज़ को। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों आज का यह सेशन यहाँ 30 प्रश्नों के साथ समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो आज हमने कुल 30 प्रश्नों को देखा और आई होप कि आपको ये सारे प्रश्न अच्छे लगे होंगे और आपने जो भी पढ़ा होगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक है, और ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि सारा चीज़ अच्छा हो। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप रेगुलरली चीज़ों को फॉलो करें, हमारे यूट्यूब चैनल पे फॉलो करें और अधिक से अधिक मॉक टेस्ट लगाएं आप। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।